हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिक अहमद। आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का एक टॉपिक, जो कि एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है। दो चैप्टर उससे, कोरिलेशन एक अलग से चैप्टर होता है एंड रिग्रेशन एक अलग से चैप्टर होता है, लेकिन दोनों को मर्ज करके हमारे जेएसए वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है एज फार एज JSA एग्ज़ाम इज़ कंसर्न। ओके, सो गाइज, आज मैं इस लेक्चर में मैं आपको कोरिलेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसको हम समझने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे एंड नेक्स्ट एक दो लेक्चर में कोरिलेशन का ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद हम रिग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट कहीं पे डाउट आता है कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, सो रही बात PDF की, PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं एक्चुअली इसकी PDF एक अच्छी तरीके से एक स्मूथ वे में तैयार कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपको PDF मिल जाएगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम की अपनी लिंक दे दूंगा, वो आप ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट कोरिलेशन। कोरिलेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कोरिलेशन होता क्या है, कहता है कोरिलेशन होता क्या है। दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स आल्सो कॉल्ड कोवेरिएशन। आप दो या दो से ज़्यादा भी, सिंपली आप इस वक्त याद रखो, दो वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप होगी उसी को हम कहते हैं कोरिलेशन। उसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। इसको हम कोवेरिएशन भी कहते हैं, इसको हम कोवेरिएशन भी कहते हैं। को मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। को मतलब दोनों, जैसे हम कहते हैं ना, को एजुकेशन मीन्स बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, ठीक है। को मीन्स बोथ एंड वेरिएशन मीन्स चेंज। जब दोनों में चेंज आएगी तो हम उसको कहेंगे को रिलेशन, यानी कि को मीन्स दोनों एंड रिलेशन मीन्स बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? द स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट स्टडीज द डिग्री ऑफ सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड टेक्निक ऑफ कोरिलेशन। अब जो हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हैं कोरिलेशन को दिखाने के लिए कि अगर कोरिलेशन है कितनी है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए जो हम टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं उसको हम कहते हैं टेक्निक ऑफ कोरिलेशन। उसको हम क्या कहते हैं? टेक्निक ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं चेंज इन प्राइस। जैसे ही चेंज आती है प्राइसेस में, ठीक है, उससे क्या होता है, चेंज आती है डिमांड में, चेंज आती है डिमांड में, ठीक है। यानी कि प्राइसेस जब चेंज होते हैं तो डिमांड भी चेंज होती है, यानी कि हम कहते हैं दिस इज सपोज एक्स वेरिएबल, दिस इज सपोज वाई वेरिएबल। हम क्या कह सकते हैं? एक्स वेरिएबल की चेंज आने की वजह से वाई वेरिएबल पर इफेक्ट पड़ा, वो उसमें चेंज आई, ठीक है। तो उसमें जब चेंज आ गई तो हम कहेंगे दीज टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, कोरिलेटेड टू ईच अदर। अब ये क्या हो सकते हैं? या तो ये होंगे पॉजिटिवली कोरिलेटेड या होंगे नेगेटिवली कोरिलेटेड। ओके, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो जी। अगर मैं आपको कहूँगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता क्या है, तो आप कहोगे सर जब कोरिलेशन यानी कि चेंज होगी सेम डायरेक्शन में, क्या होगी? सेम डायरेक्शन में जब चेंज होगी सेम डायरेक्शन में, यानी कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज होगा उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल जो सेकंड वेरिएबल है वो भी इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज हो गए। एक इंक्रीज हो गया तो दूसरा भी इंक्रीज हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं, प्राइस एंड सप्लाई।
ठीक है, जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जब प्राइसेस बढ़ गए तो मार्केट में क्या होगा, सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो क्या सोचेगी कि अभी प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो क्या करेंगे, सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। ओके, तो ये हो गई, क्या हो गई, पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या हो गई बेटा, पॉजिटिव कोरिलेशन। हम इसको ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं, जिसको हम स्कैटर डायग्राम मेथड कहते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, यह है एक वेरिएबल यहाँ से, ठीक है, यह है दूसरा वेरिएबल, सपोज दिस इज एक्स वेरिएबल, दिस इज वाई वेरिएबल। ओके, तो ये है इसके यूनिट्स मैंने ले लिए कुछ भी 1 2 3 4 5, यहाँ से लिए मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले इतना था, अब जब प्राइसेस यहाँ तक इतना बढ़े तो डिमांड इतनी बढ़ी, तो इस तरह से, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह से आएगा इसका ग्राफ, यानी कि इसकी लाइन इस तरह से आएगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ। ये मैं आपको फर्दर स्कैटर डायग्राम मेथड में सिखाऊंगा, अभी आप बस याद रखो। दूसरी हो गई नेगेटिव कोरिलेशन। क्या होगी बेटा, नेगेटिव कोरिलेशन। इस नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, आपके पास एक वेरिएबल हो, उसके बढ़ने की वजह से जो आपका दूसरा वेरिएबल होगा वो घट जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे चेंज आ गई, यहाँ पे चेंज आ गई पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे चेंज आ गई, वैल्यू इंक्रीज हुआ, यहाँ पर भी चेंज आ गई, लेकिन इंक्रीज होने की वजह से इसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो गई, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई की एग्जांपल लेते हैं, डिमांड एंड प्राइस, या प्राइस एंड डिमांड की बात करेंगे। अब जब आपकी प्राइसेस बढ़ गई ना, जब आपकी प्राइसेस बढ़ गई, इस प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो आपकी डिमांड थी वो क्या, कम हो गई, ठीक है। यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होती है, चेंज आती है, बट क्या, अपोजिट डायरेक्शन या डिफरेंट डायरेक्शंस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसके कहने का सिर्फ इतना मतलब है, वन इंक्रीजेस एंड ड्यू टू दैट अदर यानी कि अदर वेरिएबल क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट, अब कहेंगे सर नो कोरिलेशन भी होता है, जीरो कोरिलेशन भी होता है, ठीक है। तो वो टाइप नहीं है, कोरिलेशन या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। नो कोरिलेशन होगी, उसका मतलब है वो कोरिलेट करते नहीं है, वो रिलेशन में है ही नहीं, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है कोरिलेशन में, हम उसको कहे तो, ठीक है। चलो जी, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर कोरिलेशन होता क्या है, समझने की कोशिश करना। लीनियर कोरिलेशन कहता है व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जब दो वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये है मेरा वेरिएबल ए, दिस इज बी, ओके। समझने की कोशिश करो ध्यान से। ये है 5 और ये है 10, ठीक है। अब चेंज आ गई, ये हो गया 5 से 10, ये हो गया 10 से 20, ओके। अब ये हो गया 10 से 15, ये हो गया 20 से 30, ये हो गया 15 से 20, ठीक है। तो ये हो गया 30 से 40, ठीक है। अगर आप इसको कैंसल आउट करोगे तो हर एक जगह पे आपको 1/2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या मिलेगा, 1/2, ठीक है। या हम कहेंगे 10 इज जस्ट डबल ऑफ 5 इन सेम वे 20 इज जस्ट डबल ऑफ 10। फिर देखो 15 इज 1.5 टाइम्स ऑफ 10, सिमिलरली 30 is 1.5 times of 20, 20 is 2 times of 10, 40 is 2 times of 20। यानी कि ये क्या है,
सेम प्रपोर्शन में या कांस्टेंट प्रपोर्शन में क्या आ गई, चेंज आ गई दोनों वेरिएबल्स में, तो उसको हम कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। क्या कहेंगे बेटा, लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। क्लियर। अब ये लीनियर कोरिलेशन भी क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स ने, अब यहाँ पे ए और बी वेरिएबल हमने लिए थे ना, दोनों वेरिएबल्स ने इंक्रीज किया, ठीक है। अब हो सकता है एक इंक्रीज करे और एक डिक्रीज करे। तो अगर सेम प्रपोर्शन में ऐसा कर रहे हैं ना, एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, अगर सेम प्रपोर्शन में कर रहा है तो हम कह सकते हैं दिस इज नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। ओके, क्लियर। दूसरा होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, चेंज तो आती है बट कांस्टेंट प्रपोर्शन में नहीं होती, कांस्टेंट प्रपोर्शन में चेंज नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पास ये है वेरिएबल ए, दिस इज वेरिएबल बी। अब क्या हुआ, मसला ये हुआ कि ए 2 से 4 बढ़ गया, ठीक है। बट यहां पर भी रिलेशन 3 से 7 बढ़ गई। अब चेंज तो आ रही है लेकिन देखो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं आ रही है। 4 इज डबल ऑफ 2, 4 इज जस्ट ट्वाइस ऑफ 2, 4 इज जस्ट डबल ऑफ 2, बट 7 इज नॉट, ठीक है, डबल ऑफ 3। 7 3 का दुगना नहीं है बल्कि 4 2 का 2 टाइम्स है, 4 2 का 2 टाइम्स है। ओके, तो यहां पे फिर मैं लिख सकता हूं 6 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंक्रीज हो रहा है ना, यानी कि 100% इंक्रीज हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, फिर इस तरह से, यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये चेंज नहीं होते, चेंज होते हैं। एक ए चेंज हो गया उसकी वजह से बी वेरिएबल में चेंज आ गई, लेकिन उसी प्रपोर्शन में नहीं आई। यानी कि जिस प्रपोर्शन में ए चेंज होता गया ना, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, बट उस प्रपोर्शन में बी चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है, बट नॉट इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन और बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। बहुत सिंपल ही है जब हम दो वेरिएबल्स की बात करेंगे, जब हम कोरिलेशन देखेंगे या जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या कोरिलेशन फॉर 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स की बात होती होगी, ठीक है, उनकी कोरिलेशन दिखानी है हमें, उनकी कोरिलेशन को हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको हम कहेंगे सिंपल कोरिलेशन। क्या कहेंगे उसको, हम सिंपल कोरिलेशन कहेंगे। ओके, तो मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है, 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स, इसमें या तो 3 होंगे या 3 से भी ज्यादा वेरिएबल्स को हम कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, स्टडी करेंगे, उनकी कोरिलेशन देखेंगे, तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। क्या कहेंगे बेटा, मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता क्या है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता क्या है, एक होता है हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन। क्या होता है बेटा, एक होता है हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन। थोड़ा सा इसको इसमें रखोगे पहले। हाँ, परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है, व्हेन 2 वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रपोर्शन में जब 2 वेरिएबल्स चेंज होंगे, ठीक है, यानी कि ये क्या है, लीनियर कोरिलेशन का से रिलेटेड है, उसका कंसेप्ट है, डायरेक्ट उसी का एप्लीकेशन है। चेंज इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों होंगे सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होते होंगे, 2 वेरिएबल्स दोनों के दोनों इंक्रीज होते होंगे और सेम प्रोपोर्शन में होंगे। क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन, एक 10 बढ़ जाएगा दूसरा भी 10% बढ़ जाएगा, दूसरा 50% बढ़ जाएगा तो पहला भी 50% बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस केस में जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, वो होता है +1, तो उसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इन द सेम केस, अगर हम दूसरा केस ले लेंगे कि
अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। आपके पास दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, बट ये हो गया सपोज 10% इंक्रीज, उसकी वजह से बी हो गया 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज। ठीक है, यानी कि चेंज तो सेम सेम हो गई इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, लेकिन क्या हुई, ठीक है, उनकी डायरेक्शन उल्टी है, वो एक दूसरे की अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में वो चेंज हो गई। ठीक है, यानी कि इसने प्यार किया, इसने हेट किया। ओके, तो हम कहेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस केस में क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस केस में होता है -1। तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, हाँ, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन किसको कहते हैं? एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मतलब जब कोरिलेशन नहीं होगी, यानी कि दो वेरिएबल्स, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं करते हैं, यानी कि एक चेंज हो गया उसकी वजह से बी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, या बी चेंज हो गया उसकी वजह से ए पर कोई फर्क नहीं पड़ा, या एक वेरिएबल क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से जो दूसरा वेरिएबल आपके पास है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो उसको हम कहते हैं देयर इज नो कोरिलेशन, और वी कैन से देयर इज जीरो कोरिलेशन। ओके, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन भी कहेंगे, जीरो कोरिलेशन भी कहेंगे, एंड नो कोरिलेशन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या हमेशा हमें, क्या आपको लगता है कि हमेशा कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो +1 या तो +1 मिलेगा, या आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होगा वो -1 मिलेगा, तो उस बेस पर हम कहेंगे दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन? नो, वैल्यू आपको मिल सकता है +-1 के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि -1 से लेकर, इसको हम डिनोट कैसे करते, आर से डिनोट करते हैं ना, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, दिस इज +1, यानी कि आर की वैल्यू, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, अब वो 0.5 भी हो सकता है। अब अगर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.5, अब 0.5 क्या है, 1 से कम लेकिन 0 से ज्यादा, मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन क्या ये परफेक्ट है? नो, दिस इज मॉडरेट कोरिलेशन। तो इस मॉडरेट होने के लिए क्या, जब आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस में लाई करेगा, 0.25 से लेकर 0.75 तक, तो उसको हम कहेंगे मॉडरेट कोरिलेशन, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, मॉडरेट कोरिलेशन कहेंगे। इसी तरह जब आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको मिलेगा बिटवीन 0.75 टू 1, 0.75 और 1 के बीच में मिलेगा, यानी कि वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या कहेंगे, हाई रेट बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, या हम कहते हैं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो इसी तरह हम कहेंगे जब आपको 0 से लेकर 0.25 तक क्या मिलेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे लोअर डिग्री या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ओके, चलो जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे 1 मिनट में देखता हूँ, हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होगा। सेम यही है, मसला यही है कि जब आपको वैल्यूज मिलेगी ना बिटवीन -1 टू -2 है, ठीक है, -0.75 इसके बीच में मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। अब जब वैल्यू आपको यही मिलेगा और नेगेटिव साइन होगा, यानी कि 0.25 से लेकर 0.75 तक, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको नेगेटिव में मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बट नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन होगी लेकिन क्या होगी, मॉडरेट। ओके, तो इसी तरह लो के केस में भी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेथड्स की अगर हम बात करेंगे तो मोटे मोटे 4 मेथड्स होते हैं हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक होता है बेटा हमारे पास स्कैटर डायग्राम मेथड, एक होता है कार्ल पियर्सन या उसको हम प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी कहते हैं, और एक होता है हमारे पास स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड या रैंक डिफरेंस मेथड, और एक होता है यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, जो कि आपने थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में पढ़ा होगा। ठीक है,
तो अगर हम बात करेंगे इन दो मेथड्स की, किन दो मेथड्स की, स्कैटर डायग्राम मेथड या कार्ल पियर्सनस प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस रेशियो स्केल। आपको एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जा सकता है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस रेशियो स्केल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्पेयरमैनस रैंक कोरिलेशन, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल, एंड यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। क्या कहते हैं बेटा? नॉमिनल स्केल कहते हैं। ओके, तो चलो हम पहले स्कैटर डायग्राम को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। स्कैटर डायग्राम क्या होता है? ये हमें ऑफर करता है या ये हमें दिखाता है ग्राफिकली, ये हमें ग्राफिकली दिखाता है कि आपके पास जो दो वेरिएबल्स है, जो आपके पास दो वेरिएबल्स है वो किस तरह से कोरिलेट करते हैं या उनमें किस तरह से कोवेरिएशन है, ठीक है, या उनमें किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। उस बेस पर हम कहते हैं फिर क्या है, दीज आर परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली नेगेटिव, या पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, वट एवर जो भी होंगे तो हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन यानी कि 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसके तो कुछ वैल्यूज होंगे ना, इसके कुछ वैल्यूज होगी, सपोज 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, समझने की कोशिश करना। जब ये 1 था तो ये भी 1 था, यहाँ पे पॉइंट, ये 1 से हो गया 2, ये भी 1 से हो गया 2, यानी कि x भी बढ़ गया 1 से 2, y भी बढ़ गया 1 से 2, तो यहां से a से चढ़ो आप, फिर यहां से a से आ जाओ तो पॉइंट यहाँ पे, फिर आपको इसी तरह यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे, यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज दोनों कर रहे हैं, बट किस में कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कर रहे हैं। अगर आप एक लाइन ड्रा करोगे ना इन डॉट्स को मिलाकर, तो समथिंग इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, इस केस में जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो एग्जैक्टली 1 होता है, यानी कि +1 होता है। तो इसको हम कहते हैं देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y, जो आपके पास दो वेरिएबल है उनमें क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। यहां तक कोई डाउट? चलो जी, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन को हम स्कैटर डायग्राम से किस तरह से बना सकते हैं या दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक ग्राफ आप ड्रा करो, दिस इज ग्राफ, ओके, दिस इज ग्राफ, ये आपको पता है x, दिस इज y एंड दिस इज यहाँ पे 0, ठीक है। तो इस तरह से ये ले लो, यहाँ से ये पॉइंट्स इस तरह से आप ले लो, ओके। तो ये तो बढ़ता है, ये तो बढ़ता है, देखो जब ये इतना था, या हम कहेंगे एक बढ़ता है और उसकी वजह से दूसरा घटता है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है ना, आप प्राइस देखो बेटा, आप प्राइस एंड डिमांड को आप चेंज करो, दो वैल्यूज को आप ले लो, प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या होगी? कम होगी, प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ेगी डिमांड वैसे वैसे कम होगी, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे प्राइसेस सपोज इतना है, तब डिमांड इतनी थी, जब अब प्राइसेस यहां से यहां पहुंच गए, बढ़ गई, तो डिमांड यहां से यहां ऐसे कम होगी, तो इन दो डॉट्स को मिलाओगे तो ऐसे, फिर धीरे धीरे ग्राफ इस तरह से बन जाएगा आपका, आपकी लाइन जो बन जाएगी स्कैटर डायग्राम मेथड से वो इस तरह से बन जाएगी। तो ये रहा ग्राफ, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो गई, यानी कि ए आर की वैल्यू है -1, एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना आपको, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्या कहेंगे? टू वेरिएबल्स आर परफेक्टली नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर, या हम कहेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोवेरिएशन या कोरिलेशन, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, जब आपको स्कैटर डायग्राम इस तरह से गिवन होगी ना, और उसमें डॉट्स आपको इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, इस केस में क्या होती है? नो कोरिलेशन होती है,
यानी कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं होते, यानी कि एक चेंज होता है उसकी वजह से दूसरा चेंज होता ही नहीं है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दूसरा चेंज होता है तो पहले वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इसको हम कहेंगे नो कोरिलेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, नो कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो जब आपको सिंपली आपको पॉजिटिव कोरिलेशन दिखानी होगी या सिंपली आपको नेगेटिव कोरिलेशन दिखानी होगी बाय यूजिंग स्कैटर डायग्राम मेथड, तो आप क्या करोगे, इसमें आपको डॉट्स यानी कि डाटा जो आपको ग्राफ है ना कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, यानी कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ड्रा करोगे भी तो वो सारे पॉइंट्स को टच नहीं करेंगे, वो सारे डॉट्स को टच यहाँ पे नहीं करेगा, लेकिन हमें इस तरह से मिल रहा है ना, ग्राफ इस तरह से दिखा रहा है ना, अप राइट एंड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, कहाँ की तरफ राइट की तरफ मूव करता है ना, और ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, सिंपली पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन डिग्री को हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, कितनी डिग्री है, लोअर डिग्री है, हायर डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, कितनी डिग्री है, परफेक्ट है, परफेक्ट को तो हम दिखा सकते, लेकिन डिग्रीज को हम अलग अलग डिग्रीज को हम यहाँ पे स्कैटर डायग्राम मेथड में इजीली नहीं दिखा सकते। ओके, इसी तरह है नेगेटिव कोरिलेशन, जब आपके पास इस तरह से डॉट्स होंगे ना, आप डॉट्स प्लॉट करोगे अकॉर्डिंग टू डाटा, गिवन डाटा, यानी कि दो वेरिएबल्स रिलेट होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। क्या कहेंगे बेटा, नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट? नेक्स्ट, दूसरा मेथड होता है हमारे पास कार्ल पियर्सनस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सनस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमें क्या दिखाता है, इंडिकेट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ये हमें डायरेक्शन भी दिखाता है, यानी कि ये हमें दिखाएगा पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, तो किस तरह से ये कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ वो हमें दिखाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड भी दिखाएगा, यानी कि उसकी डिग्री भी हमें ये बताएगा। ये हमें क्या दिखाएगा, एक तो डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कि पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और दूसरा हमें ये क्या दिखाएगी, ये हमें मैग्नीट्यूड भी दिखाएगी, ये हमें मैग्नीट्यूड भी दिखाएगा। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कार्ल पियर्सनस कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, ओके, तो इसके अगर हम फार्मूला, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, हम इसको डिनोट करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि आर कार्ल पियर्सन, और अगर दूसरा मेथड हम यूज करेंगे तो उस केस में दूसरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एन इंटू ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। ठीक है, इसको भी वैसे सिग्मा ही कहते हैं। ठीक है, स्मॉल सिग्मा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्ल पियर्सनस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, मुझे एक पॉइंट भूल गया, अगर हम बात करेंगे स्कैटर डायग्राम मेथड की, तो ये एक क्वांटिटेटिव मेजर नहीं होता, ये हमें क्वालिटी दिखाता है कि एक की वजह से दूसरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ वो हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते स्कैटर डायग्राम मेथड से। तो ये इसका क्या है, एक लिमिटेशन है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, दूसरा डज नॉट मेजर प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, वो मैंने आपको बताया, और ये हमें क्या देता है, एक अप्रोक्सीमेट एरिया देता है, ये हमें क्या देता है, एक अप्रोक्सीमेट एरिया देता है, यानी कि लगभग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें वेरिएबल्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कोरिलेट है। ओके, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब हम कार्ल पियर्सनस मेथड लगाएंगे, या हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, इसको हम प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड कहते हैं, तो उसमें हमें एग्जैक्टली पता चलता है तो कि इसकी डायरेक्शन वेदर टू वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली कोरिलेटेड, एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो क्या है, हायर डिग्री है, लोअर डिग्री है, क्या है। ठीक है, तो उसको हम पता लगा सकते हैं बहुत ही आराम से बाय यूजिंग विच मेथड, कार्ल पियर्सनस और प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ओके, तो ये कुछ नोटेशन है, आर स्टैंड्स फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि कार्ल पियर्सनस कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिग्मा एक्स सिग्मा समेशन ऑफ एक्स इनटू वाई डिवाइडेड बाय एन इनटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है,
तो आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि ये डिविएशन होता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ इस तरह डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन में नहीं जाना, ठीक है। ये क्या है, डिविएशन है ना, तो इसको आप डी वाई भी लिख सकते हो, वाई माइनस वाई बार, ठीक है। तो सिग्मा एक्स किसके बराबर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स सीरीज, सिग्मा वाई किसके बराबर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई सीरीज, और एन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। नेक्स्ट दूसरी एक भी फार्मूला, ये बस इसका एक क्या है, एक मतलब हम कहेंगे मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, नया वर्जन है। जिस तरह फेसबुक, फिर फेसबुक लाइट आता है, तो इसी तरह इसका ही एक वर्जन है। लेकिन इसकी फार्मूलाज तो बहुत सारी होती है, आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, बस आप अगर याद रख सकते हो रखो, नहीं याद रख सकते हो तो गोली मारो इसको, ठीक है। अगर फार्मूला की बात हम करेंगे तो फार्मूला है आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, यानी कि ये ज्योमेट्रिक मीन है इसका, ठीक है, ये वाला। फिर शॉर्टकट मेथड ये वाला है, देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, मुझे पता है आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे भी अपने दिनों याद नहीं रहती थी ये फार्मूला, ओके। सो नेक्स्ट तीसरा एक मेथड होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक ही फार्मूला है सिंपल सी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है। अब क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ओके। फिर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। कहता है ये जो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है गिवन बाय, ये किसने दिया, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने दिया, कब दिया, 1904। तो इसको हम कहते हैं स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस फार्मूला, या हम इसको कहते हैं रैंक कोरिलेशन मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। रैंक कोरिलेशन मेथड भी हम इसको कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है एक लेटर से, उसको कहते हैं रूह, क्या कहते हैं बेटा, रूह कहते हैं। तो ये रूह जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूह इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, ओके। तो इसको हम फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूह प्लस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो इक्वल्स टू 1। तो हमें पता चला जो इसकी वैल्यू है वो भी लाई करती है माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। यानी कि स्पेयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी क्या होता है, प्लस माइनस 1 में लाई करता है, क्लियर। तो ये होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको पता है पी, ये जो रूह आपको दिख रहा है ना, इसको रूह कहते हैं, नॉट पी, ठीक है। तो पी भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा जाएगा। तो रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6, ये क्या है, इसको हम कहते हैं स्केलिंग फैक्टर या कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं समेशन ऑफ डी स्क्वायर। अब ये डी क्या है, ये है रैंक डिफरेंसेस डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको फर्दर अगर आप देखोगे इसकी मेरिट्स क्या है, थोड़े से मैं आपको मेरिट्स यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्या है, इजी टू कैलकुलेट, आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कन्वीनियंट मेथड कहता है, ये एक कन्वीनियंट मेथड है व्हेन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नॉट एक्चुअल वैल्यूज, जब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा एक्चुअल वैल्यूज आपको गिवन नहीं होंगे, ठीक है। जब आपको एक्चुअल वैल्यूज गिवन नहीं है तो आप कैसे डायरेक्टली बता सकते हो कि जो दो वेरिएबल्स आपके पास है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ, तो आप इस तरह से नहीं बता सकते। तो उसके लिए कोई मेथड तो चाहिए ना। तो मेथड जो डेवलप हुआ, जो आ गया हमारे सामने, वो है रैंक डिफरेंस मेथड, यानी कि स्पेयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम कहते हैं स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर मेथड भी है, ये एक सुपीरियर मेथड है, ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी
इसके है, जैसे कि आप देख सकते हो, कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, तो उसमें हम इसको यूज नहीं कर सकते। यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसका एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारे पास, कैन हैंडल ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हैंडल कर सकता है खाली और खाली लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, यानी कि ये हम तभी कैलकुलेट कर सकते, ये वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं, ठीक है, जब आपके पास ऑब्जर्वेशन जो होंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। ओके, सो आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हो गई। फर्दर आपको इसमें देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसमें मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या होता है व्हेन, इस तरह से होता है। एक कंडीशन होती है व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब आपके पास रैंक्स गिवन होंगे, ठीक है। दूसरा होता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तब आपको रैंक्स निकालनी होती है, तब आपको रैंक्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है पहले, ठीक है। तो उसकी एक फार्मूला, लेकिन मैं आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट बताऊंगा। तीसरा होता है इन केस ऑफ रिपीटेड रैंक्स, कुछ रैंक्स रिपीटेड होते हैं, यानी कि 10 10 10 फिर होगा 11 12, तो इन तीन को आप कौन सी रैंक दे सकते हो, तो ये मसला होता है, तो इसको हम कहते हैं रिपीटेड रैंक्स, ठीक है। तो इसकी भी एक बहुत लंबी सी फार्मूला होती है, बट अगेन मैं आपको फार्मूला वो नहीं बताऊंगा, भयंकर फार्मूला है, फिर आप इस चैप्टर को स्किप करोगे अगर आप वो देखोगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये एक बेसिक लेक्चर था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या हम कहेंगे जो आपका है कोरिलेशन चैप्टर, उसका ये बेसिक था। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर अपना रिग्रेशन, ठीक है। उसको भी मैं 1 या 2 वीडियोस में कंप्लीट करूँगा। देखो बेटा, इसके आएगी 2 वीडियोस, इसके होगी 2 वीडियोस, फिर लास्ट में मैं आपको एक वीडियो, एक लेक्चर और अपलोड करोगे, जिसमें इनमें डिफरेंस में बताओगे, इनका कंपैरिजन में करोगा, और वो आपका होगा लास्ट लेक्चर। तो ये चैप्टर खत्म। तो अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं जेएसए की बात करूँगा, जहाँ पे स्टैट्स में हमें कितने क्वेश्चन आने हैं 25, तो हम मैं कह सकता हूँ 3 से 4 क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर से बन सकते हैं। सो हम इस चैप्टर को किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दोनों आ सकते हैं, थ्योरी एज वेल एज क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, और कभी कभार क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने एसएससी सीजीएल जेएसओ पेपर में देखा है कि वहां पे फॉर्मूला पूछते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं कि फॉर्मूला बताए टू कैलकुलेट प्रोडक्टिव मूवमेंट मेथड, या स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, उसकी फार्मूला बताओ, ठीक है, या रिग्रेशन लाइन जो एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स होता है उसकी बताओ, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा जाता है, बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा सीरियसली लेने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आपका रहता है एक चैप्टर और, जिसको कहते हैं इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। बस आपको घबराना कुछ नहीं है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बाकी पीडीएफ आपको थोड़ी दिनों के बाद मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मेहनत करते रहिए।